हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं नरेश कौशल राष्ट्रीय खबर टीवी समूह से आज पहुंचा हूं हरियाणा विधानसभा के स्पीकर मिस्टर ज्ञानचंद गुप्ता जी के निवास पर। हम आज उनकी दिनचर्या पे एक रोशनी डालेंगे और पता लगाएंगे कि सुबह से लेकर उनका क्या रुझान होता है, किस तरह से शुरुआत होती है। हम उनके लॉन में, पार्क में मौजूद हैं, जहाँ पे इस वक्त वो योगा में और सैर करने में व्यस्त हैं। तो आइए चलिए मिलते हैं ज्ञानचंद गुप्ता जी से। ज्ञान जी नमस्कार। नमस्कार। ज्ञान जी, आपको मैं पिछले 40 साल से देख रहा हूँ। ये आपकी जो इतना सेहत का राज यही है क्या? जी आप शुरू से ऐसा करते आ रहे हैं क्या? हाँ, देखिए, शुरू से ही जो गेम्स रही हैं वो मेरा पैशन रहा है, खेलता रहा हूँ। जी। और स्कूल की लाइफ से ही जी जी। ये जो बैडमिंटन और क्रिकेट, जी ये दोनों गेम्स मैं खेलता रहा हूँ, और कॉलेज में भी, स्कूल में भी। जी। और उसके पश्चात लगातार 35 साल मैंने जी बैडमिंटन खेली। जी। जी बैडमिंटन सुबह शाम जब भी टाइम मिलता है ज़रूर खेलता हूँ। जी जी। ज्ञान जी, आप कौन से स्कूल से आपने शुरुआत की? कहाँ बचपन कहाँ पे बीता आपका? देखिए, शुरुआत तो मेरा पैतृक स्थान जो है, जन्म स्थान, वो डेराबस्सी, जी ये चंडीगढ़ के साथ ही है। जी जी। और उसके पश्चात लगभग 12 साल की आयु में चंडीगढ़ शिफ्ट कर गए थे। और चंडीगढ़ में जो मेरी शिक्षा है, एजुकेशन है, वो डीएवी हायर सेकेंडरी स्कूल सेक्टर 8, जी जो लाहौर से शिफ्ट होकर यहाँ आया था, जी, जी। बहुत ही पुराना स्कूल है, जी। वहाँ पर हुई। और उसके पश्चात जो कॉलेज में सेंट्रल पॉलिटेक्निक चंडीगढ़, इसमें कॉलेज की शिक्षा। ज्ञान जी से हम अभी बात कर रहे थे कि उनका कैसे, ये जो सेहत का, उनकी सेहत का क्या राज है। जैसा कि उन्होंने बताया, शुरू से ही खेल कूद में उनकी रुचि रही है। अब जैसा कि आप सभी जानते हैं कि ज्ञान जी ये आरएसएस, जो भारतीय जनता पार्टी की हम कह सकते हैं, हालांकि वो कहते हैं कि वो पॉलिटिकल पार्टी नहीं है, लेकिन दुनिया जानती है कि भाजपा की आत्मा, भाजपा की रीढ़ की हड्डी आरएसएस ही है। हम अब जानना चाहेंगे आरएसएस का में उन्होंने कैसे शुरुआत की और क्या अब भी वो वहाँ पे शाखाओं में जाते हैं। इस सवाल का जवाब हम आपसे जानना चाहेंगे ज्ञान जी। नहीं, देखिए, जहाँ तक आरएसएस का, ये संघ का सवाल है, मेरी तो शुरुआत, ये ज़िंदगी जो है वो संघ से ही, संघ की शाखा से ही पला बड़ा हुआ हूँ। और लगभग 12 साल की आयु में पहली बार शाखा में गया था। जी और उसके पश्चात निरंतर जी। विभिन्न कार्य करते हुए, विभिन्न जिम्मेवारियां निभाते हुए, जी जी। लगभग यूँ कह लीजिए कि 20 साल, जी जो 18 साल, वो मैं संघ में निरंतर जाता रहा हूँ। संघ की शाखा से ही आज जो कुछ भी हूँ, जी मैं समझता हूँ कि संघ के कारण ही हूँ। जी। और संघ ने ही मुझे जो कुछ दिया है, चाहे वो जीवन के अंदर जीवन मूल्य हैं, डिसिप्लिन है, कार्य करने की शैली है, वो सब मैंने संघ से ही सीखी है। तो अभी ज्ञान जी बता रहे थे कि संघ से उन्हें क्या मिला और संघ के प्रति वो कितने समर्पित रहे हैं। हम ज्ञान जी से अभी ये भी देखना चाहेंगे कि संघ में एक प्रार्थना होती है, वो किस तरह की प्रार्थना होती है, क्या वो अब भी करते हैं, क्या वो हमें वो करके दिखा सकते हैं, ये हम जानना चाहेंगे ज्ञान जी से। नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमि।
ज्ञान जी, आप ये जो शहर का आपका योगा का ये है कार्यक्रम, सुबह कितने बजे आपका दिनचर्या शुरू होती है? जैसे उठना है और उसके बाद क्या लेते हैं पहले, गर्म पानी या कोई जो भी आजकल देसी नुस्खे लेते हैं लोग? हाँ, सुबह देखिए 6:30 बजे लगभग 6:30 6:35 के ऊपर सवेरे उठना हो जाता है और उसके पश्चात बाथरूम वगैरह टॉयलेट वगैरह से जा कर के जी मैं सुबह जो 2-3 चीज़ें रेगुलर लेता हूँ। जी। एक तो गर्म पानी 3 गिलास जो है, जी जी कोसा पानी, जी और उसके साथ ही डायबिटिक हूँ, जी 1-2 डायबिटिक की चीज़ें जैसे मेथी जी मेथी का पानी है, रात को भिगो के रखते हैं, सुबह मेथी का पानी, हाँ, हाँ, और उसके अलावा एलोवेरा वगैरह, जी और साथ में कोई मेडिसिन हाँ, हाँ, की ज़रूरत होती है सवेरे जो खाली पेट की है, वो हाँ। मेडिसिन वगैरह हाँ, हाँ, वो लेने के पश्चात हाँ, एक रूटीन है कि 4-5 गिरी बादाम जी और अखरोट जो है वो लेते हैं, बस उसके सुबह? बाद सुबह सुबह जो जो सुबह मतलब जब हाँ बिल्कुल सबसे सुबह पहले जो सबसे पहले जो है, जी और उसके पश्चात ये योग वगैरह का हाँ, और सैर ज़्यादा, क्योंकि अंदर ही घंटा आधा घंटा हाँ कितना देर? लगभग 50 मिनट के करीब, जी जी हर रोज़ 50 मिनट के करीब जी सैर और योगा, जी ये दोनों मैं आपको अभी दिखाऊंगा हाँ, कि मैंने योगा का एक हाँ, हाँ, प्लेस यहाँ पे रखा हुआ है, वहाँ पर जो अपने सैर करते हुए हाँ, इसको एक्यूप्रेशर के लिए जी एक एक्यूप्रेशर जोन बनाया, जी 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 थोड़ा सा एक्यूप्रेशर के ऊपर हाँ, हाँ, चल करके नंगे पाँव, जी। तो उससे एक्यूप्रेशर हो जाता है। एक बीच में थोड़ी सी बात आ गई, योगा की बात चल रही है। ये रामदेव जी जो हैं, मैं थोड़ा इसको मैं पॉलिटिसाइज तो नहीं करना चाहता, लेकिन जो उनका योग है वो कितना विशुद्ध रूप से योग है। और जैसे आजकल कंट्रोवर्सी है, कोरोनिल के बारे में है, दूसरी बातें हैं, या बाहर से धन लाने की बातें भी वो करते हैं। कई लोग कहते हैं कि बिजनेस बाबा हैं। तो आपका रामदेव के बारे में क्या ओपिनियन है अपना? देखिए नरेश जी, सबसे पहले तो मैं कहूँगा योग जो है ये सही है कि बाबा रामदेव जी ने पूरे देश में नहीं पूरे विश्व के अंदर जी योग का प्रचार प्रसार किया है, जी लेकिन योग हमारी बहुत पुरानी विविधता है। पुराने हमारे ऋषियों मुनियों ने जी शुरू से ही योग का जो पाठ है वो योग करते रहे हैं, जी और वो योग से ही घंटों घंटों तक अपना श्वास बंद करना और अदर बहुत सारी चीज़ें योग से ही करते थे। नहीं, पर ये बाबा जी जो है, ये एलोपैथी की कंट्रोवर्सी जो है, वो कहते हैं एलोपैथी कुछ नहीं है, और उसकी करते हैं उसको, और उस पर केस भी बन रहे हैं, IMA उसके खिलाफ बोलते हैं। देखिए मुझे जो लगता है, जी जब से रामदेव जी योग के बाद जी ये जो आयुर्वेदिक दवाइयों के उसमें आए हैं, जी जी आयुर्वेदिक दवाइयाँ लेकर के आए हैं, हाँ हाँ उसके पश्चात कहीं ना कहीं जो एलोपैथिक के लोग हैं जी उनको एक भय सा पैदा हो गया है जी जी कि शायद रामदेव जी जो उपचार कर रहे हैं हाँ हाँ उस विधि वो ज़्यादा कारगर है, जी और उसके कारण उनके मन के अंदर भय है। जी मेरा ये मानना है जी एलोपैथी भी जरूरी है जी और आयुर्वेद भी जरूरी है, जी और दोनों अपना अपना काम करते हैं। इसलिए ये कि एलोपैथी के बिना काम चल जाएगा वो भी नहीं है। इमरजेंसी के अंदर हमें एलोपैथिक दवाइयों की आवश्यकता रहती है, लेकिन मैंने भी देखा है कि लंबे समय तक हाँ हाँ किसी बीमारी का इलाज है या आपको स्वस्थ रहने के लिए कोई दवाइयाँ चाहिए, वो मुझे लगता है कि वो आयुर्वेदिक दवाइयाँ ज़्यादा अच्छी हैं। और ये चलो स्वास्थ्य की बात चल पड़ी है, तो ज्ञान जी, वैक्सीन के बारे में या दूसरे जो आ रहे हैं टीकाकरण का बात है, बड़ी चर्चा रहती है हरियाणा में, बहुत इसकी कमी हो गई है। तो इसके लिए क्या आप एक विधानसभा में सबसे प्रथम पुरुष हैं आप विधानसभा में, तो इसमें आप इस बात में एक ये पहला पार्ट है। दूसरा पार्ट में हरियाणा में जो पंचकूला में प्राइवेट जो हॉस्पिटल्स हैं
जो वो एक्सेस पैसे ले रहे थे उसके लिए भी आपने उनकी जांच वगैरह करवाई है, तो वो कहाँ तक उसकी प्रोग्रेस हुई है? दूसरा पार्ट है, वैक्सीन से शुरू करें। देखिए, जहाँ तक वैक्सीन का सवाल है, मैं समझता हूँ कि आज हरियाणा एक ऐसा प्रदेश है जिसमें सबसे ज़्यादा वैक्सीन जो है वैक्सीनेशन हुई है। मैं पंचकूला की ही बात बताऊं कि पंचकूला के अंदर जी जितना वैक्सीनेशन हमने किया है, जी हमारे ट्राई सिटी के चंडीगढ़ है, मोहाली में, उसका 1/10 हिस्सा भी नहीं हुआ है। जी वैक्सीनेशन की जहाँ तक बात है, पूरे हरियाणा प्रदेश के अंदर टीकों की कोई कमी नहीं है, किसी प्रकार से कोई दवाई की कोई कमी नज़र नहीं आती। जी लेकिन ये ठीक है कि कोविड के काल के अंदर जी जो एक सरकार का एक जिम्मेवारी थी, सरकार ने बड़े अच्छे ढंग से उस जिम्मेवारी को निभाया। चाहे वो इस महामारी के दौरान ऑक्सीजन गैस की पूर्ति को लेकर के हो, हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने गैस की पूर्ति को लेकर जो जिस ढंग से इमरजेंसी कॉल ली और खुद उसकी सारी मॉनिटरिंग की, तो मैं समझता हूँ कि ये दर्शाता है कि हम किस प्रकार से सरकार, चाहे वो हरियाणा सरकार है, चाहे हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, उन्होंने इस महामारी पर काबू पाने के लिए दिन रात एक करके, और उसके ऊपर आज हम देख रहे हैं कि बहुत कम हो गया है कोरोना और उसके ऊपर काबू पा लिया गया। पहला पार्ट रह गया क्वेश्चन। हाँ, जहाँ तक ये एक्सेस चार्जिंग का, ओवर बिलिंग की बात है, ओवर बिलिंग के मामले में कुछ मेरे पास कंप्लेंट्स आई थी, कुछ लोग मुझे मिलने भी आए, और उसके पश्चात मैं विभिन्न हॉस्पिटल्स के अंदर गया जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं, और वहाँ जा कर के हमने जो जांच पड़ताल की, तो मुझे लगा कि कहीं ना कहीं जो लोगों के साथ जो पीड़ित हैं, जो कोरोना से पीड़ित लोग हैं, उनके साथ ज्यादती हो रही है। तो मैंने आदरणीय मुख्यमंत्री जी से बात की, आदरणीय स्वास्थ्य मंत्री जी से बात की, और उन्होंने हर जिला के अंदर मॉनिटरिंग कमेटी का गठन किया, और इसी प्रकार से पंचकूला में भी मॉनिटरिंग कमेटी का गठन हुआ। और उस कमेटी ने जब जांच की, उस कमेटी की रिपोर्ट के अंदर ये तथ्य आए हैं कि हॉस्पिटल्स ने, अस्पतालों ने कई बिलों के अंदर 200 से 250% तक एक्स्ट्रा चार्ज किया। जी जी। और उसके लिए एक एडीसी की अध्यक्षता में जो कमेटी बनी थी, उन्होंने जांच रिपोर्ट दी है, और उसके पश्चात डिप्टी कमिश्नर की तरफ से हॉस्पिटल्स को नोटिस भी दिया गया है, और उनसे पैसे रिकवर करने के लिए कहा कि हमने जो भी आपने एक्सेस चार्ज किए हैं वो पैसे आप उन पेशेंट्स को वापस कर दें। पर ये तो ज्ञान जी, मैं समझता हूँ एक तरह से आपने उनकी फेवर ही की है। उन पे एक्शन क्या है? मतलब ये पैसे वापस कर दिए तो कोई बात नहीं होती? देखिए, एक मैं समझता हूँ कि जो कमेटी की रिकमेंडेशंस हैं उनके ऊपर हमने कार्य किया है, और फिर मुझे जो लगता है, मेरी जो सोच है कि अभी कोरोना गया नहीं है, ख़त्म नहीं हुआ है। थर्ड वेव की भी लोग बात कर रहे हैं, वैज्ञानिक बात कर रहे हैं कि तीसरी वेव आ सकती है, और अगर तीसरी वेव आती है तो हमें हॉस्पिटल्स की ज़रूरत है। आज अगर हम हॉस्पिटल्स बंद कर देंगे तो उस समय हॉस्पिटल्स ने, ये बात नहीं है कि ओवर चार्जिंग की है, बहुत सारे हॉस्पिटल्स ने सेवा भी की है। ऐसा नहीं है कि सभी हॉस्पिटल में अंदर ऐसा हुआ है, कुछ हॉस्पिटल्स के अंदर ऐसा हुआ है। तो मैं समझता हूँ कि हॉस्पिटल्स के बिना, जहाँ इमरजेंसी जो हमारे पेशेंट्स हैं या कोविड के पेशेंट्स हैं, हॉस्पिटल्स की हमें ज़रूरत है। इसलिए मैं समझता हूँ कि हॉस्पिटल्स को बंद करना कोई उसका समाधान नहीं है, उनके ऊपर FIR करना कोई समाधान नहीं तो है। पेनल्टी तो होनी चाहिए ना, तो सिर्फ पैसे वापस होने बात नहीं है। हाँ, देखिए, हम उसका पैसे वापस करा रहे हैं, और मैं समझता हूँ कि बाकी उनको आगे के लिए एक चांस, जैसे कहते हैं कि फर्स्ट ये हुआ है, अगर ऐसा कोई रिपीटिशन होगा तो उसके बाद, मतलब फिलहाल माफीनामा नहीं, फिलहाल माफीनामा नहीं है, माफीनामा नहीं है माफीनामा नहीं है, हमने रिकवरी की है, उनसे पेमेंट लेंगे जो भी उन्होंने एक्सेस चार्ज किया। तो ये आपने देखा कि फुर्सत और कसरत के क्षण में किस प्रकार से गुप्ता जी ने योगा किया, सैर की, अपनी श्रीमती जी के साथ झूले पर भी बैठे, और उन्होंने
हमारे से अंतरंग बातचीत भी की। अब हम चलते हैं डाइनिंग टेबल पर। उनकी ओर से निमंत्रण है नाश्ते का। नाश्ते पर बातचीत में ज्ञान जी बताते हैं कि उनका तो किचन ही एक तरह से दवा खाना है, जिसमें कई तरह की मलट्ठी, लौंग, इलायची और दालचीनी, बहुत सी चीज़ें होती हैं। जैसे उन्होंने बताया कि सुबह उठ के वो गर्म पानी पीते हैं, इसी तरह से उन्होंने बताया कि बाद में वो ड्राई फ्रूट भी लेते हैं। और नाश्ते पर जब हम बैठे तो बहुत ही हल्का फुल्का नाश्ता, जिसमें दलिया, फ्रूट और उसके साथ ही ब्रेड और साथ में पराठा का नाश्ता रखा गया था। और इसके बाद सेवइयाँ जिसको बोलते हैं, वो भी देसी किस्म की सेवइयाँ, जो उनकी साली साहिबा यानी कि उनकी श्रीमती की बहन के यहाँ से बरवाला से आई हुई थी। तो इतना स्वादिष्ट नाश्ता लेते हुए हमारी उनसे कुछ व्यक्तिगत बातचीत हुई, कुछ बात उनके बिजनेस के बारे में हुई। चंडीगढ़ शहर खास करके पिछले 40 दशक के लोग जानते हैं कि सेक्टर 30 में रामा फ्लोर मिल एक लैंडमार्क की तरह, एक मॉन्यूमेंट की तरह एक बिल्डिंग है, जहाँ पे आटा लेने के लिए लोगों की लाइनें लगती हैं। गुप्ता जी ने बातचीत में बताया, और हमने खुद भी देखा, हम 30 सेक्टर में रहे, कि कर्फ्यू के दिनों में, कर्फ्यू से पहले या कर्फ्यू के बाद, इस आटा चक्की पर आधा किलोमीटर की लाइन लगती थी। गुप्ता जी बातचीत में बताते हैं कि फ्रेश आटा ज़्यादा देर तो चलता ही है, और आजकल जो आटा मार्केट में आ रहे हैं तरह तरह के आटे, उसमें प्रिजर्वेशन भी होता है, और न जाने दुकान पर, किराना शॉप पर आने से पहले कितनी देर आटा पैक हुआ था, कितने दिन पैक हुए हो गए। उनका मानना ये है कि 20-25 दिन के बाद ऐसे आटे में कीड़ा पड़ने का भय, आशंका बनी रहती। और इसके साथ ही गुप्ता जी बताते हैं कि एमपी किस्म का आटा जो होता है, वो कुछ बैटर किस्म का होता है, उसमें चोकर बढ़िया और छिलका बहुत ही मुलायम होता है। इस तरह की बातचीत करते करते गुप्ता जी को हमने पूछा कि आजकल रामा फ्लोर मिल पे रेनोवेशन चल रहा है, क्या वहाँ पे मॉडर्नाइजेशन हो रही है, क्या आटा चक्की किसी मॉडर्न किस्म की मशीनें लगा कर की जाएगी, आटा चक्की चलाई जाएगी। तो उन्होंने बताया, जो कि एक सूचना है चंडीगढ़ वासियों के लिए और इसके आसपास के क्षेत्र के लोगों के लिए, कि सेक्टर 30 का ये लैंडमार्क, सेक्टर 30 का कहिए एक मॉन्यूमेंट, वो अब यहाँ पे नहीं रहेगा। मेरा मतलब है कि आटा चक्की यहाँ से कहीं और शिफ्ट करने का उनका मन है, और शायद यहाँ पे किसी तरह का कोई कॉम्प्लेक्स बनाने का इरादा है। उनका कहना है कि वो क्योंकि राजनीति में बिजी हैं, उनके भाई 80 वर्ष के हो गए हैं, मैन पावर मिलती नहीं है, इसलिए यहाँ चक्की का चलाना जो है अब संभव नहीं रहा है। इसी बातचीत के दौरान और भी रोचक बातें गुप्ता जी करते हैं, बताते हैं कि वह अपनी ईमानदारी की मिसाल देते हुए कहते हैं, आटा के बारे में जब बात हुई तो हंसी मजाक के मूड में भी बात हुई, तो उनका कहना था कि चंडीगढ़ में वह उन विशेष चंद रेयर लोगों के बीच में शामिल हैं जो 1970 से इनकम टैक्स की रिटर्न भर रहे हैं। तो इसी बातचीत के दौरान उन्होंने ये भी बताया कि उन्होंने आज तक चंडीगढ़ में, पंचकुला में या हरियाणा में कहीं कोई प्लॉट सरकारी कोटे से नहीं लिया। और बातचीत में मैंने भी उनको यह जानकारी दी कि मैं भी कुछ इसी तरह का व्यक्ति हूँ जिसका कोई भी प्लॉट जो है डिस्क्रिशनरी कोटे में इस रीजन में पूरे में नहीं है। तो इस तरह से हमारी नाश्ते पर, स्वादिष्ट नाश्ते पर मीठी मीठी बातें समाप्त हो गई। और इसके साथ ही
इस एपिसोड का पहला पार्ट यानी कि कसरत और फुर्सत के क्षण का जो उनसे अंतरंग बातचीत का जो ये एपिसोड था, इसको हम यहीं पे समाप्त करते हैं। अब अगले एपिसोड में हम उनसे बातचीत करेंगे उनके विधानसभा के कार्यकलाप में के बारे में, स्पीकर के रूप में उनकी भूमिका के बारे में। उस सेकंड एपिसोड का हमने नाम रखा है विपक्ष के भी पक्षधर। तो इंतज़ार कीजिए अगले एपिसोड का। धन्यवाद।